पावर ऑफ अटर्नी या लेटर ऑफ अटर्नी के नाम से जाना जाता है। तो मुख्तियारनामा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी ओर से किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत या नियुक्त कर सकता है। मतलब यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक इमेज है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। इसका नाम आशीष हो गया और ये हो गई आरती। अब मान लीजिए आशीष को कोई काम करना है लेकिन वो उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं है। मान लीजिए तबीयत खराब है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या कहीं बाहर रहता है या फिर नौकरी करता है, तो ये क्या है, उस कार्य को कर नहीं पा रहा है और वो काम करना जरूरी भी है। तो ऐसी स्थिति में आशीष क्या है, उस काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि भाई मेरी ओर से ये व्यक्ति वो कार्य करेगा। तो किसी कार्य को करने के लिए अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना, और इस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए एक दस्तावेज पर लिखना होगा कि मैं फलाने कामों को करने के लिए इस व्यक्ति को नियुक्त करता हूं। इस बात को क्या है, एक पेपर पर लिखकर देना होगा, और उस पेपर को ही क्या है, मुख्तियारनामा अर्थात पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है। मुख्य व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है और अधिकृत या नियुक्त होने वाले व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति मुख्तियारनामा लिख रहा है उस व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है, अर्थात मुख्तियार नियुक्त करता, और जिस व्यक्ति को उस मुख्तियारनामा में काम करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है उस व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है, अर्थात मुख्तियार ग्रहीता, जो उसको ग्रहण कर रहा है। तो नियुक्तकर्ता अर्थात प्रिंसिपल और ग्रहीता एजेंट। मुख्तियारनामा के तहत एजेंट विभिन्न मामलों में प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है। एक मुख्तियारनामा के तहत काम करने वाले एजेंट के सभी कार्य प्रिंसिपल को बांध देते हैं। अर्थात आशीष यदि अपनी ओर से कोई काम करने के लिए आरती को नियुक्त कर रहा है और मुख्तियारनामे में यह बात लिख देता है कि आरती ही मेरी ओर से सभी कार्य करेगी, तो फिर ये आरती जो भी कार्य करेगी वो आशीष के ऊपर बंधनकारी होंगे। अर्थात फिर आशीष इस बात से मुकर नहीं सकता कि वो काम मैंने नहीं किया, वो तो मेरी पत्नी आरती ने किया है, मेरे ऊपर बंधनकारी नहीं है। अब मान लीजिए आशीष किसी कार्य को करने के लिए अपनी पत्नी आरती को नियुक्त कर देता है और यह बात इस पेपर पर लिख देता है कि फलाने काम को करने के लिए मैं अपनी पत्नी आरती को नियुक्त करता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई केस लड़ना है, कोई सिविल केस है। अब ये क्या है, बार बार पेशियों पर आ नहीं पा रहा है, बाहर रहता है, जॉब से बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये क्या करता है, अपनी पत्नी को नियुक्त कर देता है कि सभी कानूनी कार्रवाइयां करने के लिए मैं अपनी पत्नी आरती को नियुक्त करता हूं। अब फिर आरती क्या करती है कि उस केस में अपीयर होती है, वकील नियुक्त करती है, और लास्ट में क्या होता है कि आरती वो केस हार जाती है। तो ऐसा समझा जाएगा कि वो केस क्या है, आरती नहीं आशीष ही हारा है, क्योंकि इसने ही आरती को नियुक्त किया था। अब चूंकि ये बात पेपर पर लिखकर दे दी गई है, मुख्तियारनामा बन गया है वो, तो ये बात क्या है, आशीष के ऊपर बंधनकारी होगी। ये केस हारी तो ये भी केस हार गया। अब आशीष इस बात से पलट नहीं सकता या फिर ये नहीं कह सकता कि मैं तो पेशियों पर आया ही नहीं था या मैं केस में अपीयर नहीं हुआ, कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है। तो उस केस में जो भी कार्य करेगी वो सभी क्या है, इसके ऊपर बंधनकारी होंगे। ये बाद में पलट नहीं सकता अपनी बात से, क्योंकि मुख्तियारनामा निष्पादित कर दिया है इसने। ये बात लिख के दी है कि मेरी ओर से सभी कार्य ये करेगी और वह मेरे ऊपर बंधनकारी होंगे। अब सवाल आता है कि पावर ऑफ अटर्नी कितने प्रकार की होती है। तो मुख्तियारनामा या अधिकार पत्र या पावर ऑफ अटर्नी के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला हो गया मुख्तियारनामा खास, दूसरा हो गया मुख्तियारनामा आम। हिंदी में कह लें तो विशेष अधिकार पत्र और साधारण अधिकार पत्र, और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी और जनरल पावर ऑफ अटर्नी। लेकिन तीन तीन नाम लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप एक ही नाम पर फोकस कीजिए, मुख्तियारनामा। तो मुख्तियारनामा क्या है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मुख्तियारनामा खास, दूसरा होता है मुख्तियारनामा आम। आइए जरा इन्हें समझ लेते हैं। पहला है मुख्तियारनामा खास। यह पावर ऑफ अटर्नी एक विशेष प्रकार की होती है जो किसी निश्चित समय अवधि के लिए लिखी जाती है या फिर किसी कार्य के पूर्ण होने तक लिखी जाती है, और उसके पश्चात यह पावर ऑफ अटर्नी को रद्द कर दिया जाता है। निश्चित की गई समय अवधि के बीत जाने पर ऐसी पावर ऑफ अटर्नी स्वतः रद्द हो जाती है। निश्चित किए गए उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर भी ऐसी पावर ऑफ अटर्नी स्वतः ही रद्द हो जाती है। अर्थात मुख्तियारनामा खास जो होता है किसी एक काम के लिए ही होता है। मान लीजिए किसी मकान को बेचना है या किसी जमीन को बेचना है। अब आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आप खुद नहीं आ पा रहे हैं,
तो आप ये पावर क्या है किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं कि भाई तू जा यार मेरी साइड से उस जमीन को जाके बेच दे। इस चीज की पावर मैं तुझे देता हूं, अर्थात पावर ऑफ अटर्नी मैं तुझे देता हूं। या फिर कह सकते हैं कि इस बात का मुख्तियारनामा लिख देता हूं कि इस मकान को बेचने का मेरी ओर से अधिकार मैं तुझे देता हूं। तो यहां पे क्या है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है। वह काम क्या है? मकान को बेचना। तो किसी एक काम को करने के लिए जब हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वह कहलाता है मुख्तियारनामा खास, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी या विशेष अधिकार पत्र, जो कि सिर्फ एक काम को करने के लिए निष्पादित किया जाता है। और जैसे ही वह काम खत्म हो जाता है, मान लीजिए मकान बिक जाता है, तो यह मुख्तियारनामा जो आपने निष्पादित किया है यह अपने आप स्वतः ही क्या है, रद्द हो जाएगा, अर्थात उसकी वैलिडिटी जो है वह खत्म हो जाएगी जैसे ही काम खत्म हुआ। मुख्तियारनामा खास विशिष्ट या सीमित कार्यों या निर्णयों के लिए अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यह किसी को एक निश्चित अवधि के दौरान संपत्ति बेचने, चिकित्सा निर्णय लेने आदि के लिए अधिकृत कर सकता है। तो जब कोई एक काम हो रहा हो तो उसके लिए आप निष्पादित करते हैं मुख्तियारनामा खास। दूसरा होता है मुख्तियारनामा आम। मुख्तियारनामा आम वह होता है जिसके अंतर्गत मालिक द्वारा अपने समस्त अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मुख्तियारनामा आम अनिश्चित समय के लिए होता है। इस मुख्तियारनामा आम में स्थायी किए जाने की शर्त भी लिख दी जाती है, अर्थात जब एक से अधिक कार्य करने के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उस नियुक्त करने वाली बात को आप एक पेपर पर लिखते हैं कि एक से अधिक काम है। आप उन कामों को बताएंगे कि कौन कौन से काम है। अर्थात जब एक से अधिक काम करने के लिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वह कहलाता है मुख्तियारनामा आम। उसका नाम ही है आम, अर्थात जनरल, कई कार्य हो सकते हैं। और जबकि स्पेसिफिक में क्या है, लिखा है कि खास, विशेष, कि किसी विशेष काम के लिए ही निष्पादित की जा रही है। लेकिन आम में क्या है, कई काम आ जाते हैं। जब कई काम करने के लिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वह कहलाता है मुख्तियारनामा आम। मुख्तियारनामा आम जो होता है यह अनिश्चित समय के लिए होता है, अर्थात इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। एक बार आप निष्पादित कर दें, अर्थात किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें अपनी ओर से कार्य करने के लिए, तो उसकी वैलिडिटी क्या है, हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए ना हो तो आप उस मुख्तियारनामा में समय सीमा भी लिख दें कि इतने कार्य हैं, इनको करने के लिए अपनी ओर से मैं इस व्यक्ति को नियुक्त करता हूं। जैसे ये कार्य समाप्त हो जाएंगे ये मुख्तियारनामा आप अपने आप रद्द हो जाएगा या इसकी सीमा खत्म हो जाएगी। यह बात आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक से अधिक कार्य करने हो तो आप निष्पादित करेंगे मुख्तियारनामा आम। जब एक ही कार्य करना हो तो आप निष्पादित करेंगे मुख्तियारनामा खास। मुख्तियारनामा आम में नियुक्त व्यक्ति अर्थात एजेंट जो है को प्रिंसिपल की ओर से कानूनी और वित्तीय निर्णय लेने का व्यापक अधिकार होता है। अर्थात जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, कानूनी कार्यवाही चल रही हो, तो आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है उस केस में हाजिर होने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो फिर वकील नियुक्त करना, आवेदन लगाना कोर्ट में, गवाही देना, या फिर वित्तीय निर्णय अर्थात संपत्ति को बटाई पर कौली पर देना किसी जमीन को, या मकान है तो उसका विक्रय करना, उस विक्रय पल का इस्तेमाल करना, खर्च करना, बैंक खातों को मेंटेन करना, या फिर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, बहुत सारे काम हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की सभी कार्रवाई करना आदि शामिल होता है मुख्तियारनामा आम में। एक से अधिक कार्य हो रहे हैं, जब एक से अधिक कार्य होते हैं और उन कार्यों को करने के लिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वह कहलाता है मुख्तियारनामा आम। सर्वप्रथम तो पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तियारनामा का रजिस्टर्ड होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड किए जाने का आदेश दिया गया है और कोई भी पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तियारनामा तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। और यदि रजिस्टर्ड नहीं किया जाए तो कम से कम ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को नोटराइज तो करवाया ही जा सकता है। मतलब कि आप कोई भी मुख्तियारनामा, चाहे वह मुख्तियारनामा आम हो या वह खास हो, दोनों में से किसी भी प्रकार का हो, और यदि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी धारा में ऐसी बात लिखी है कि उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा मुख्तियारनामा को, तो आपको उसको उप रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके रजिस्टर्ड करवाना होगा। जैसे आप विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड करवाते हैं वैसे ही पावर ऑफ अटर्नी को भी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अन्यथा बाद में यदि आप उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते।
क्योंकि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। और यदि आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते तो कम से कम आपको उस मुख्तियारनामा को नोटरी एडवोकेट के पास जाकर नोटराइज अर्थात नोटरीकस तो करवाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तियारनामा पर नियम भी दिया है और बताया है कि पावर ऑफ अटर्नी केवल ब्लड रिलेशन में ही दी जा सकती है। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंधी परिवार के या कुटुंब के लोग, उनमें ही निष्पादित की जाना चाहिए। अर्थात यदि आप अपनी ओर से किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं तो वह दूसरा व्यक्ति जो है वह आपका रक्त संबंधी ब्लड रिलेटिव ही होना चाहिए, कुटुंब का या परिवार का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। और यदि आपने उस रिश्तेदार को, रक्त संबंधी को पावर ऑफ अटर्नी में किसी भूमि को बेचने का अधिकार दिया है तो पावर ऑफ अटर्नी क्या है, रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए। अब आइए देखते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी कितने के स्टाम्प पर लिखी जाती है, कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाती है और ड्राफ्टिंग उसकी कैसी रहेगी। ये रही पावर ऑफ अटर्नी अर्थात मुख्तियारनामा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 2000 रुपए का स्टाम्प है, इस पर यह मुख्तियारनामा लिखा गया है। अब क्यों लिखा गया है 2000 रुपए के स्टाम्प पर, यह मैं आपको इस ड्राफ्टिंग के बाद समझाऊंगा। अब ध्यान रखिए यहां पर क्या लिखा है हमने, मुख्तियारनामा आम। ऊपर हमने क्या देखा था कि जब एक व्यक्ति कई कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है, नियुक्त करता है तो वह कौन सा दस्तावेज लिखेगा, मुख्तियारनामा आम। एक कार्य के लिए मुख्तियारनामा खास होता है। ड्राफ्टिंग दोनों की सेम रहेगी, बस फर्क इतना आता है कि यहां पर हम क्या है, कई काम लिख देते हैं मुख्तियारनामा आम में, और मुख्तियारनामा खास में क्या है, सिर्फ एक ही काम लिखते हैं कि इस एक काम को करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको आम के बारे में बता रहा हूं कि जब एक से अधिक कार्य करना हो तो उसका मुख्तियारनामा कैसे लिखा जाएगा। फिर एक का तो आप स्वयं अपने आप ही लिख लेंगे यदि आप इसको समझ जाएंगे तो ये रहा पति आशीष, ये रही उसकी पत्नी। अब ये क्या है, बाहर रहता है, नौकरी करता है, बार बार पेशियों पर आ नहीं सकता कोर्ट में, या किसी संपत्ति को विक्रय करने में सक्षम नहीं है क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो यह कई कार्य करने के लिए अपनी पत्नी को नियुक्त करता है कि मेरी ओर से सभी कार्य मेरी पत्नी करेगी। यह मुख्तियारनामा आम लिख दिया मुझ आशीष कुमार, आयु 35 वर्ष, और यहां आ जाएगा एड्रेस। एक आप लिखेंगे करेंट एड्रेस, मतलब करेंट में आप कहां पे रहते हैं, और एक आएगा आपका परमानेंट एड्रेस। तो यह पहला हमने लिख दिया है परमानेंट एड्रेस, निवासी में, और हाल निवास अर्थात करेंट एड्रेस क्या है वह भी लिख देंगे हम। तो मुख्तियार नियुक्तकर्ता के भी दोनों एड्रेस आएंगे और जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है उसके भी दोनों एड्रेस आएंगे, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों के दोनों। तो यह मुख्तियारनामा आम लिख दिया मुझ आशीष कुमार ने पक्ष में श्रीमती आरती के बाबत ऐसा जो कि मैं तहसील हुजूर के मौजा रामपुर, पटवारी हल्का नंबर 10, राजस्व निरीक्षक मंडल रणधीर, तहसील हुजूर, भोपाल में स्थित भूमि खसरा नंबर 71, 84 एवं 127। 3 भूमियां हैं, ये रहे उनके खसरा नंबर, ये रहा उनका क्षेत्रफल। खसरा नंबर, रकबा, ये सब क्या होता है ये इस वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप इसको देख लीजिएगा समझना हो तो, कि रकबा हेक्टेयर क्या होते हैं, एकड़ क्या होता है, मापने की इकाई क्या होती है। तो इतनी भूमियों का मैं आशीष कुमार क्या है, तनहा भूस्वामी एवं कब्जेदार हूं। तनहा भूस्वामी अर्थात एकमात्र भूमि स्वामी हूं और कब्जे में हूं इन भूमियों के। और एक भूमि और है, उसका खसरा नंबर है 33/1, रकबा 5.665 हेक्टेयर। इस भूमि का क्या है, मैं अपनी मां, भाई व बहन के साथ शामिलात में भूमि स्वामी होकर, कब्जेदार होकर उक्त भूमि की देखरेख कर पाने या भूमि से संबंधित कोई कार्यवाही कर पाने का मेरे पास हमेशा समयाभाव रहता है। अर्थात इन भूमियों का मालिक हूं एकमात्र तन्हा। और ये जो भूमि है 33/1, इसका क्या है, मैं श्यामलात में भूमि स्वामी हूं। अर्थात एक साथ कई भूमि स्वामी है, तो ऐसे भूमि स्वामी क्या है, शामिलात भूमि स्वामी कहलाते हैं। तो इतनी भूमियां हैं, इनका भूमि स्वामी होकर इनकी देखरेख कर पाने में मेरे पास क्या है, समय नहीं रहता। भाई नौकरी करता हूं, छुट्टी नहीं मिल पाती मुझे, तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति क्या है, उन भूमियों की देखरेख नहीं कर पाता। तो क्या है, समयाभाव, समय का अभाव रहता है। इसलिए मैं मेरी पत्नी उक्त श्रीमती आरती, जिन पर कि मुझे पूरा विश्वास है, को अपना मुख्तियार आम नियुक्त करता हूं और उन्हें यह अधिकार देता हूं कि उक्त भूमियों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों, दावों आदि में
मेरी ओर से सभी प्रकार की कार्रवाइयां करें। वह मेरी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करें। दावा, प्रतिदावा या आपराधिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में संस्थित करें। शपथ पत्र घोषित करें। साक्ष्य प्रस्तुत करें। साक्षी के रूप में कथन देवें। आवश्यकतानुसार वादोत्तर अथवा जवाब प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मेरी ओर से उक्त भूमियों का विक्रय पत्र भी निष्पादित करें। उक्त के अलावा अन्य जो भी आवश्यक एवं योग्य कार्यवाही हो वह भी करें तथा उक्त भूमियों का सीमांकन भी करावें। कौली बटाई पर दें या भूमि उन्नत बनावें। बैंक ऋण आदि लेना आवश्यक हो तो वह भी लें। मेरी मुख्तियार आम की हैसियत से श्रीमती आरती शर्मा द्वारा उक्तानुसार की गई समस्त कार्रवाइयां मुझ पर बंधनकारी होकर मेरे द्वारा की गई मानी जाएंगी और मुझ पर आबद्ध होंगी। इस संबंध में मेरी कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा? अपना एड्रेस लिखा, फिर पत्नी का एड्रेस लिखा, अर्थात उस व्यक्ति का जिसको हम कार्य करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, और फिर हमने काम बताए कि किन कामों के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं। तो काम क्या बता दिया हमने? भूमि से संबंधित सभी प्रकार के विवादों, कोई भी विवाद होता है भूमि से संबंधित तो उन विवादों को हल करने के लिए। दावों अर्थात केसों में सभी प्रकार की कार्रवाइयां करें, अधिवक्ता नियुक्त करें, सिविल सूट फाइल करें या फिर जवाब दावा दें। कोई क्रिमिनल कार्रवाई करनी हो, आपराधिक कार्रवाई, तो वह भी न्यायालय में संस्थित करें। कोई शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट देना हो तो वह भी दें। साक्ष्य प्रस्तुत करें अर्थात दस्तावेज प्रस्तुत करें कोर्ट में जो भी आवश्यक हो। साक्षी अर्थात गवाह के रूप में गवाही देवें और उक्त भूमियों को बेच भी सकती हैं, विक्रय पत्र भी निष्पादित कर सकती हैं और जो भी योग्य कार्रवाई हो वह करें। भूमियों का सीमांकन करावें अर्थात कितनी सीमा में भूमि है। कौली बटाई पर दें। कौली का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन किसानी करने के लिए किराए पर दे देना। कोई बैंक से लोन लेना हो तो वह भी लें। इन सभी कार्यों को करने के लिए आशीष क्या है, अपनी पत्नी आरती को नियुक्त करता है और यह जो भी कार्रवाई करेगी आरती वह क्या है, मुझे आशीष के ऊपर बंधनकारी होंगी। मतलब भले ही मुझे लॉस क्यों ना हो जाए इसकी किसी काम करने से, लेकिन फिर भी मुझे वह मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं, पलट भी नहीं सकता या इनकार नहीं कर सकता। मुझ पर वह आबद्ध हो जाएंगी और इस संबंध में मेरी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। बाद में मैं आपत्ति उठाता हूं कि भाई मैंने ये कार्य करने के लिए नहीं बोला था या मुझसे परमिशन नहीं ली गई, तो ऐसी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह बात भी लिखना पड़ेगा। अतएव यह मुख्तियारनामा आम विलेख टाइप कराकर, पढ़कर, समझकर स्वेच्छा पूर्वक पूरे होशो हवास में समक्ष गवाहों के मैंने अपने हस्ताक्षर आज दिनांक 11/5/2024 को पुणे में किए जो प्रमाण रहे। अब ध्यान रखिएगा, इसको हम पेश कर रहे हैं कानूनी कार्यवाही के लिए, क्योंकि हमने यहां पे लिख भी दिया है कि दावों आदि में अर्थात कानूनी कार्यवाही में। तो ये मुख्तियारनामा क्या है, हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं, क्योंकि इन जमीनों से संबंधित क्या है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये जो आशीष है ये क्या है, पेशियों पर आने में सक्षम नहीं है, तो इसने अपनी पत्नी को नियुक्त कर दिया कि इसकी ओर से कोर्ट में पैरवी करे। पत्नी ने क्या है, हमें वकील के रूप में नियुक्त किया। अब कोर्ट लग रही है मध्य प्रदेश में, स्टेट चेंज हो चुका है और मुख्तियारनामा आम निष्पादित कहां किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे में। तो आप किसी भी स्टेट में मुख्तियारनामा निष्पादित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में केस चल रहा है तो आपको महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आना पड़ेगा ये मुख्तियारनामा लिखने के लिए। आप वहां बैठे बैठे भी इसको निष्पादित कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को पावर दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग हमारी कहां से हुई थी, 2000 रुपए के स्टाम्प से। तो जब मध्य प्रदेश में आप कोई मुख्तियारनामा आम लिख रहे हैं तो वह कितने के स्टाम्प पर लिखा जाएगा, 2000 रुपए के स्टाम्प पर। अब चूंकि आप महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश में एक से स्टाम्प पर मुख्तियारनामा लिखा जाए। हर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लॉ चलाती हैं। कई स्टेट में 50 रुपए के स्टाम्प पर भी लिखा जाता है मुख्तियारनामा, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता। मुख्तियारनामा आम 2000 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाता है। मुख्तियारनामा खास एक काम के लिए आप कर रहे हैं तो वह 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाता है। तो भले ही आप पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में या किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, यदि आपका केस मध्य प्रदेश में चल रहा है और आप वहां बैठे बैठे मुख्तियारनामा निष्पादित कर रहे हैं, तो जो आप स्टाम्प का इस्तेमाल करेंगे वह करेंगे मध्य प्रदेश के हिसाब से।
कि मध्य प्रदेश में मुख्तियारनामा आम कितने के स्टाम्प पर लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप पर्याप्त रुपए के स्टाम्प पर मुख्तियारनामा नहीं लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वो किसी काम का नहीं है, भले ही 1 रुपए कम का क्यों ना हो। इससे संबंधित मैं सेक्शन भी बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति नियुक्त कर रहा है अर्थात आशीष हो गया, उसके हस्ताक्षर यहां पे। जिस व्यक्ति को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, जैसे कि पत्नी को किया गया, तो यहां पे आरती के साइन और 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी लगेंगे। आपको कोई 2 साक्षी चाहिए होंगे। तो इस प्रकार मुख्तियारनामा आम लिखा जाता है जब एक से अधिक कार्य करने के लिए आप अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2024। एक होता है इंडियन स्टाम्प एक्ट, भारतीय स्टाम्प अधिनियम। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिया में, कि वह अपने अनुसार स्टाम्प शुल्क जनता से ले सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, भारतीय स्टाम्प एक्ट को संशोधित कर देती है। तो यहां पे क्या लिखा है, भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम। महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको मिलेगा भारतीय स्टाम्प महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम। इस प्रकार क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अनुसार उसको क्या है, अमेंड अर्थात संशोधित कर देती है। तो मध्य प्रदेश में पहले क्या हुआ करता था कि 1000 रुपए के स्टाम्प पर मुख्तियारनामा आम जनरल पावर ऑफ अटर्नी लिख दी जाती थी और 500 रुपए के स्टाम्प पर मुख्तियारनामा खास स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी लिख दी जाती थी। लेकिन 2024 में क्या है, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने नया बिल लेकर आए। 6 जनवरी को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और 7 जनवरी 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया इस संशोधन को, और 7 तारीख से ये क्या है, लागू हो गया पूरे एमपी में। तो अब इन्होंने क्या किया नए बिल में कि धारा 50 जो है उसकी उपधारा का के अनुसार मुख्तियारनामा खास स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाएगा। मतलब जब आप एक कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं तो वह नियुक्त करने वाली बात आपको 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2024 की धारा 50 की उपधारा ख के अनुसार मुख्तियारनामा आम जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जब एक से अधिक काम करने के लिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं और ये नियुक्ति की बात लिख रहे हैं किसी पेपर पर, तो उसे लिखने के लिए आपको 2000 रुपए के स्टाम्प पर लिखना पड़ेगा उस बात को। और ये रही वो धाराएं। मुख्तियारनामा धारा 50। ये गा और घा पर मत जाइए आप, सीधा पॉइंट पे आऊंगा मैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको मैं स्पेसिफिकली अलग से समझा दूंगा, सिर्फ धारा 50 को। जो मैं पढ़ रहा हूं आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। जबकि एक या अधिक व्यक्तियों को एक ही कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है या करता है, तो वह बात कितने के स्टाम्प पर लिखी जाएगी, 1000 रुपए के स्टाम्प पर। और खा में क्या था, 2000 रुपए के स्टाम्प पर, जब मुख्तियारनामा आम कई कार्यों को करने के लिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। तो खा, जबकि एक व्यक्ति को एक से अधिक समव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए या 10 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक समव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है। मतलब कि जब एक व्यक्ति को एक से अधिक समव्यवहारों अर्थात कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है या 10 से अनधिक व्यक्ति, मतलब आप 10 व्यक्तियों को नियुक्त कर दें लेकिन 10 से अनधिक, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो 1 से अधिक अर्थात 10 व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भाई 1 से अधिक कार्य हैं तो एक व्यक्ति को एक कार्य दे दिया, एक को कोई दूसरा कार्य दे दिया, या आपस में मिल बांट के कर लो, भाई इतने कार्य हैं, तुम 10 लोगों को जैसे भी करने हो करो। तो एक व्यक्ति या 1 से अधिक व्यक्ति को कई कार्यों को करने के लिए जब आप नियुक्त करते हैं तो यह नियुक्त करने वाली बात आप कितने के स्टाम्प पर लिखेंगे, 2000 रुपए के स्टाम्प पर। तो यह हो गया मुख्तियारनामा खास, जब एक ही कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना तो 1000 रुपए। और यह हो गया मुख्तियारनामा आम, जब एक से अधिक कार्य करने के लिए एक या कई व्यक्तियों को नियुक्त करना लेकिन 10 से अधिक ना हो, तो यह बात कितने के स्टाम्प पर लिखी जाएगी, 2000 रुपए के स्टाम्प पर। मुख्तियारनामा अधिनियम अर्थात पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 सेक्शन 2 मुख्तियारनामा का निष्पादन कैसे होगा यह बात करता है। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 32 कौन व्यक्ति किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा सकता है
जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि मुख्तियारनामा का भी क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए कि मुख्तियारनामा आम जो होता है, जो हमने ऊपर लिखा था अभी, आशीष ने अपनी पत्नी आरती को कई काम करने के लिए नियुक्त किया। तो मुख्तियारनामा आम जो होता है, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंतर्गत इसका रजिस्टर्ड होना अति आवश्यक है, नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको नोटराइज नहीं करवा सकते आप। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी। रजिस्ट्रार कार्यालय जाके आपको इसको रजिस्टर्ड करवाना होगा और इस पर 2000 रुपए के अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वह भी देनी पड़ेगी। तो मुख्तियारनामा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखने को मिलती है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 33 में बताया गया है कि किस प्रकार के मुख्तियारनामा मान्य होंगे, कि उन पर पर्याप्त शुल्क दिया गया है कि नहीं दिया गया, किस व्यक्ति ने निष्पादित किया है, सही रूप से निष्पादित किया गया है कि नहीं किया गया। तो यह आपको देखने को मिलेगा धारा 33 रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अब सवाल यह आता है कि हमने ये ऊपर जो मुख्तियारनामा दिया है, यह दिया है मुख्तियारनामा आम। इसमें हमने क्या है, कई कार्य दिए हैं कि भाई केस में अपीयर हो सकती है आरती आशीष के बेहाफ में, अधिवक्ता नियुक्त कर सकती है, संपत्ति को क्रय विक्रय भी कर सकती है। तो संपत्ति को क्रय विक्रय करने के लिए आप तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा और मुख्तियारनामा पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बात नई सामने आती है कि केस में अपीयर होने के लिए यह बात कहां लिखी है भाई, कि कोई व्यक्ति अपनी ओर से केस लड़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, यह बात कहां लिखी है। तो इसके लिए हमको देखने के लिए मिलता है आदेश 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, ऑर्डर 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आदेश 3 में हमें देखने के लिए मिलता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। तो आदेश 3 नियम 2 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के बारे में लिखा गया है। यह रहा नियम 2, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। पक्षकारों के जिन मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजातियां आवेदन और कार्य किए जा सकेंगे वह निम्नलिखित होंगे। उपसंजातियां अर्थात हाजिर होना, उपस्थित होना, आवेदन लगाना या कोई कानूनी कार्रवाई जो की जा सकेगी वह किनके द्वारा की जा सकेगी, ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकार की ओर से ऐसी उपसंजातियां आवेदन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। अर्थात मुख्तारनामा धारित मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास मुख्तियारनामा है, जैसे आरती के पास हो गया कि मेरे पति ने मेरे पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया है, कि मैं उसकी ओर से उपसंजात हूं, कोई आवेदन लगाऊं या कोई कानूनी कार्रवाई करूं, इसके लिए मुख्तियारनामे के माध्यम से मेरे पति ने मुझे प्राधिकृत कर दिया है, अर्थात आशीष ने आरती को प्राधिकृत कर दिया है। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, केस में उपसंजात अर्थात हाजिर हो सकता है, आवेदन लगा सकता है या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो कोई व्यक्ति अपनी ओर से कोई कानूनी कार्रवाई अर्थात किसी केस में, भले ही वो वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों के ऊपर लागू होती है। पक्षकारों में वादी और प्रतिवादी सभी आते हैं। तो वादी या प्रतिवादी चाहे वो सक्षम नहीं है बार बार कोर्ट आने में, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिस पर कि उसे भरोसा हो, ध्यान रखिएगा एक शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने, जिस व्यक्ति पर भरोसा हो, ऐसे व्यक्ति को ही क्या है अपना मुख्तियार आम या मुख्तियार खास नियुक्त करना चाहिए। क्योंकि हमने एक लाइन लिखी थी लास्ट में कि हम पर बंधनकारी होंगे इस व्यक्ति के सभी कार्य। तो आप अपने किसी लंगोटिया यार जिस पर आपको बड़ा भरोसा है उसको नियुक्त कर देते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, दोस्तों को पलटने में 2 मिनट नहीं लगते जब पैसा सामने दिखता है। पता चला आपने नियुक्त कर दिया उसको, आप तो अपने काम में दूसरे शहर में, उसने संपत्ति को बेचकर पूरा पैसा हड़प कर भाग लिया। तो आप बाद में ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे पैसा नहीं मिला, यह विक्रय पत्र तो संपत्ति बेची गई है वह शून्य है, आप पलट नहीं सकते, वो आपके ऊपर बंधनकारी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिन पर भरोसा हो उसको ही आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि आप उसे अपनी सारी पावर दे रहे हैं। यहां पे जैसे पति ने क्या है, पत्नी को नियुक्त किया, क्योंकि पत्नी या माता पिता इनसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं हो सकता, न बहन न भाई। मैं इनको भी इस श्रेणी में नहीं रख सकता, सिर्फ पत्नी और माता पिता को इस श्रेणी में रखा जा सकता है यदि भरोसे की बात आती है तो। लेकिन चूंकि रक्त संबंधी है तो आप भाई बहन को भी नियुक्त कर सकते हैं यदि आपको उनके ऊपर भरोसा है तो ऐसे लोग क्या है, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं आपकी ओर से।
भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2024 50 की उपधारा का एवं खा, मुख्तियारनामा अधिनियम पावर ऑफ अटर्नी एक्ट सेक्शन 2, रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 32, 33 और ऑर्डर 3 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड। जब एक मुख्तियारनामा इन चारों कानूनों में बताए गए नियमों के अनुसार बनवाया जाता है तब जाकर ही वह न्यायालय में पेश किया जा सकता है या सिविल केस में उस मुख्तियारनामा का उपयोग किया जा सकता है। यदि मुख्तियारनामा इन कानूनों के अनुसार नहीं बना हो तो ऐसी स्थिति में उस मुख्तियारनामा को न्यायाधीश द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यह बात, जब एक मुख्तियारनामा आप बनवाते हैं तो इन चारों कानूनों की शर्तों को पूरा कर दे वो, तभी वो वैलिड है। अर्थात कोई होशियार एडवोकेट हो और कोर्ट में उसको चैलेंज कर दे तो उसकी वैल्यू वो 0 करवा सकता है एक एडवोकेट, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए, अरे भैया वो तो स्टाम्प कितने के भी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, वो तो नहीं भैया नहीं चलता। आपके पाप आपकी आने वाली पीढ़ियों को धोने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कितने के भी स्टाम्प पे कुछ भी करवा लेते हैं, जब 20-30 साल बाद कोई सिविल डिस्प्यूट होता है अर्थात दीवानी मुकदमा होता है तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि मुख्तियारनामा आम क्या है, 2000 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाएगा। यह बात कहां लिखी है? भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम में। अब यदि आप महाराष्ट्र से या यूपी से या दिल्ली से या राजस्थान से हैं तो आपको आपके स्टेट का स्टाम्प एक्ट उठाकर देखना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टेट में मुख्तियारनामा आम या खास कितने के स्टाम्प पर लिखा जाता है या फिर कितनी उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो आप उस हिसाब से मुख्तियारनामा आम या खास लिखेंगे। यहां पर मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई है कि आप ड्राफ्ट कैसे करेंगे, किस प्रकार मुख्तियारनामा आम या खास लिखेंगे। लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपके स्टेट में क्या है। और आजकल ई स्टाम्प चलते हैं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे पुराना स्टाम्प लगा के बता दिया। आजकल ई स्टाम्प चलते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प कहा जाता है। स्टाम्प वेंडर के पास मिलेंगे आपको, तो डायरेक्ट क्या है, वसीयतनामा हो या मुख्तियारनामा हो, डायरेक्ट उसी पर टाइप होके स्टाम्प पर प्रिंट